आज की बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है आपको न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियस की संरचना और न्यूक्लियस के कार्य के बारे में बताएंगे। तो केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह जो है इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और इसका अध्ययन, जो केंद्रक का अध्ययन करने का विज्ञान है, वो कैरियोलॉजी कहलाता है। तो कैरियोलॉजी में क्या होता है? केंद्रक का अध्ययन। कैरियोलॉजी जिसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था केंद्रक के बारे में, और केंद्रक के अध्ययन के बारे में, कैरियोलॉजी के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक जो है वह आनुवंशिकी पदार्थों को लिए हुए होता है। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा कोशिका में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। यानी जो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम आदि जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के द्वारा कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शंस जो हैं वो कंट्रोल की जाती है। इसलिए इसे कंट्रोलर चेंबर भी कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है, कंट्रोलर चेंबर भी कहा जाता है। केंद्रक का आकार जो है वो किस तरह का होगा, कैसा होगा? तो यह केंद्रक का आकार जो है वह गुणसूत्रों की संख्या, कोशिकीय क्रिया और कोशिका द्रव्य पर निर्भर करता है। अर्थात केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जिसको कहते हैं, वह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य की मात्रा का एक निश्चित अनुपात होता है। वो निश्चित अनुपात यानी एनपी, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, एनपी, वीएन अपॉन वीसी माइनस वीएन। वीएन है यहाँ पर केंद्रक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, देन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी कोशिका द्रव्य गुणांक। जो है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य की मात्रा कितनी है उसके आधार पर उसका आकार, केंद्रक का आकार जो है वो निर्भर करता है। देन अब आता है नेक्स्ट, न्यूक्लियस की संरचना, केंद्रक की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको देखने के लिए हम पहले डायग्राम को देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये एक न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का जो है डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं कि जो केंद्रक है वह दोहरी झिल्ली से आवृत संरचना है। हमने पहले भी पढ़ा था, दोहरी झिल्ली से आवृत होने वाली संरचनाओं के अंदर हमने देखा था केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक जो है दोहरी झिल्ली से आवृत संरचना है। तो केंद्रक दोहरी झिल्ली से आवृत संरचना है और इस झिल्ली के मध्य बीच बीच में छिद्र दिखाई देते हैं, या यह झिल्ली जो है वो छिद्रित होती है, यानी इनके बीच बीच में पोर्स बने हुए होते हैं और इन पोर्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जुड़ा होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको कोशिका झिल्ली से जोड़ने का काम करता है। तो यह है बाहर जो दोहरी झिल्ली है वो कहलाती है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह जो छिद्रित है, इन छिद्रों को न्यूक्लियर पोर कहते हैं या केंद्रक छिद्र कहा जाता है। अब इसके बीच में जो द्रव पदार्थ, अर्ध तरल पदार्थ है, पारदर्शी अर्ध तरल पदार्थ है, जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका और आनुवंशिक पदार्थ या क्रोमैटिन पदार्थ जो है वो भरा होता है। तो यह जो अर्ध तरल पदार्थ, कणीय कोलाइडी पदार्थ जो है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है और इसमें
केंद्रिका तथा अनुवांशिक पदार्थ या क्रोमेटिन जाल जो है वो फैला हुआ होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट संरचना आती है इसमें न्यूक्लियोलस, केंद्रिका या केंद्रिक। यह एक छोटी गहरी गोल संरचना है जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिक कहलाती है और यह जो है राइबोसोम की उप इकाइयाँ निर्माण करने का कार्य करती है, क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण होता है। देन ये इसके बाद में आती है संरचना क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ जो है यह आनुवांशिक पदार्थ के को भी, इसको आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। यह पदार्थ जो है आगे कोशिका विभाजन के समय यह पदार्थ गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है ये अपन बाद में कोशिका विभाजन में देखेंगे, उस समय आपको इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हम ये न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उसको डायग्राम के द्वारा जो है इसका वर्णन कर सकते हैं। अब एक एक को लेकर के हम थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, यह 45 एंगस्ट्रॉम मोटी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जिसके मध्य 10 से 50 mm के जो है ये बीच में जो स्थान है 10 से 50 mm का स्थान है, यह स्थान परिकेंद्रकी स्थान कहलाता है, यानी पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इन दोनों के बीच में यह परिकेंद्रकी स्थान या पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। इस दोनों के झिल्ली के बीच में जो छिद्र होते हैं इन्हें केंद्रक छिद्र कहा जाता है। इन छिद्रों की जो मोटाई है वो 300 से 400 एंगस्ट्रॉम होती है और इन छिद्रों के मध्य की जो संरचना, ये संरचना जो है यह संरचना रंध्र सम्मिश्र कहलाती है और इस रंध्र सम्मिश्र में जो पदार्थ होता है यह पदार्थ एन्यूलाई कहलाता है। इसकी बाहरी झिल्ली पर जो केंद्रक झिल्ली दोहरी है, एक तो आंतरिक झिल्ली और दूसरी है बाहरी। जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम कणी पदार्थ पाया जाता है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली जो है लुप्त होने लगती है। तो यह अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज अवस्था। कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था के अंदर ये झिल्ली लुप्त हो जाती हैं। तो और नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण जो है कोशिका विभाजन के अंतिम अवस्था टीलोफेज के अंदर जो है वापस पुनः नई कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा टीलोफेज अवस्था में होता है। ये तो है केंद्रक झिल्ली। देन आता है न्यूक्लियोलस या केंद्रिक, जो कि मैंने अभी आपको बताया ये गोल गहरी संरचना केंद्रक द्रव्य के अंदर पाई जाती हैं जो इसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके अंदर 85% प्रोटीन, 10% आरएनए, 5% डीएनए पाए जाते हैं जो राइबोसोम की उप इकाइयाँ निर्माण करने में सहायक होते हैं। यह कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के समय जो है प्रोफेज अवस्था में लुप्त होने लगती हैं और टीलोफेज अवस्था में जो है लास्ट स्टेज है टीलोफेज स्टेज, उसके अंदर पुनः प्रकट होने लगती है, पुनः दिखाई देने लगती है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों प्रोफेज में जो है लुप्त हो जाते हैं और टीलोफेज में पुनः दिखने लगते हैं। देन नेक्स्ट आता है केंद्रक द्रव्य। इसको मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, शायद नीचे से दिखे ना दिखे तो मैं इसको ऊपर राइट डाउन कर देती हूँ।
केंद्रक द्रव्य, यह जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि यह पारदर्शी अर्ध तरल कणीय समांगी कोलाइडी पदार्थ है, जिसको न्यूक्लियर सेप भी कहा जाता है, केंद्रक रस भी कहा जाता है, कैरियर लिम्फ भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ तथा केंद्रिक जो है स्थित होते हैं। साथ ही इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, खनिज आदि पदार्थ पाए जाते हैं जो डीएनए प्रतिकृतिकरण करने में काम आते हैं तथा राइबोसोम का निर्माण करने में काम आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का निर्माण आदि करने में काम आते हैं। तो यह पारदर्शी अर्ध तरल कणीय समांगी कोलाइडी पदार्थ इसे न्यूक्लियर सेप कैरियर लिम्फ भी कहते हैं। इसमें केंद्रिक न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल इसमें पाए जाते हैं तथा यह डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, खनिज लवण आदि पदार्थ इसमें पाए जाते हैं जो राइबोसोमल इकाइयाँ बनाने में सहायक होते हैं। देन नेक्स्ट आता है चौथा, क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ या क्रोमेटिन मटेरियल या आनुवांशिकीय पदार्थ जिसको भी कहा जा सकता है, यह धागेनुमा जाल जैसी संरचना, ये देख ही रहे हैं आप, ये धागेनुमा जाल जैसी संरचना है। ये धागेनुमा जाल जो है आगे जाकर के गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजन युक्त होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो है क्षारीय अभिरंजन युक्त पदार्थ हैं। ये जो कोशिका विभाजन का समय होता है उसकी इंटरफेज अवस्था में, तंतुमय व प्रोफेज में संघनित
गुणसूत्रों में परिवर्तित। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धागे जो संरचना है जो गुणसूत्रों में बदल जाते हैं, तो ये कब होता है? ये इंटरफेज अवस्था में तंतुमय संरचना है, धागे नुमा संरचना है, जो प्रोफेज अवस्था में डीएनए संघनित करके गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये गुणसूत्रों को परिवर्तित करके ये आनुवंशिक गुणों को वाहक होते हैं। आनुवंशिक गुणों के वाहक। ये गुणसूत्र जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आनुवंशिक लक्षण हैं उन्हें पहुंचाने का काम करते हैं, अतः ये आनुवंशिक गुणों का वाहक जो है वो कहलाते हैं। इसके अलावा इन्हें जब इंटरफेज अवस्था में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक को एसिटोकार्मीन से अभिरंजित किया जाता है, तो किसको किया जा रहा है? यहाँ पर केंद्रक को एसिटोकार्मीन से अभिरंजित किया जाता है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक जो हल्का होता है, यानी इसमें हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो भाग होते हैं, जिसमें जो भाग गहरा अभिरंजित होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन, और जो भाग अपेक्षाकृत कम गहरा होता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा अपन देख लें। अभिरंजन करने पर दो भाग हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो भाग होते हैं। ये गहरा अभिरंजित, पहला है ये गहरा अभिरंजित भाग, यह हल्का अभिरंजित भाग। दूसरा है इसमें यह अधिक संघनित व कुंडलित भाग है। ये कम संघनित व कम कुंडलित भाग है। तीसरा है ये आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय भाग है। ये सक्रिय भाग है। देन अंतरावस्था में लास्ट है अंतरावस्था या इंटरफेज।
डीएनए प्रतिकृतिकरण, विलंब से होता है। और इसमें प्रतिकृतिकरण जल्दी से होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गुणसूत्र हैं या क्रोमेटिन पदार्थ हैं, ये क्रोमेटिन पदार्थ को एसिटोकार्बिन से अभिरंजित किया जाता है। तो दो प्रकार के भाग उसमें नजर आते हैं, गहरा भाग और हल्का भाग। अब आता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है केंद्रक के कार्य। पहला मैंने आपको बताया था नियंत्रण का, कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण। सभी कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं को अब नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा है आनुवंशिक गुणों का वाहक। तीसरा है प्रोटीन द्वारा राइबोसोम का निर्माण। जो केंद्रक में उपस्थित प्रोटीन है उनके द्वारा राइबोसोम का निर्माण जो है इसके केंद्रक के द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी यानी जो कोशिका विभाजन होता है वो केंद्रक के द्वारा ही संभव है। ये अभी आगे अपन देखेंगे। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट डीएनए पुनरावृत्ति और अनुलेखन क्रिया। रिप्लिकेशन और डीएनए रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन। इन दोनों क्रिया के लिए उत्तरदायी है। यानी रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए उत्तरदायी है। यानी केंद्र के कार्य में नियंत्रण, दूसरा आनुवंशिक गुणों का वाहक, प्रोटीन द्वारा राइबोसोम निर्माण, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी, डीएनए पुनरावृत्ति और अनुलेखन क्रिया के लिए उत्तरदायी। तो ये है केंद्रक के बारे में।
या केंद्र की संरचना तथा इसके कार्यों के बारे में। अब नेक्स्ट आता है अपने कोशिका विभाजन, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।